हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स. नाउ स्टार्ट न्यू चैप्टर इंटीग्रेशन. क्लियर? इंटीग्रेशन is the reverse process of differentiation. Integration is the reverse process of differentiation. डिफरेंशियल कैलकुलस का आपके पास कंप्लीट नॉलेज है. स्टार्टिंग पे जो चैप्टर आपने स्टार्ट किया था, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन. इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आपने यूज़ किया डिफरेंशियल कैलकुलस में, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन में. डिफरेंशियल और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ये बेस्ड है हमारे लिए इंटीग्रेशन के लिए. इंटीग्रेशन की स्टडी के लिए मस्ट है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड डिफरेंशियल कैलकुलस, इन दोनों की बेसिक नॉलेज, रिलेटेड फार्मूले ये आपके पास होना चाहिए. डिफरेंशिएशन की स्टडी के बाद ही आप इंटीग्रेशन की स्टडी कर सकते हैं. डिफरेंशिएशन में आपने देखा था जिस ऑपरेटर को आपने, जिस मैथमेटिकल ऑपरेटर को आपने यूज किया था उसे आप कहते थे डी बाई डी एक्स, जिसकी मीनिंग होती थी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरेंशियल ऑपरेटर यदि आप डी बाई डी टी यूज कर रहे हैं तो जिसकी मीनिंग होगी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी. सिमिलरली आपके पास इंटीग्रेशन में इस सिचुएशन को आप कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रल. साइन ऑफ इंटीग्रल और ये जो एक न्यू ऑपरेटर आपके पास डॉट डॉट के बाद dx लिखा हुआ है, इस टोटल को आप कहते हैं इंटीग्रल ऑपरेटर. जैसे आप इसे कह रहे थे डिफरेंशियल ऑपरेटर डी बाई डी एक्स, जिसकी मीनिंग होती थी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सिमिलरली साइन ऑफ इंटीग्रल डॉट डॉट ये लिखा है dx, जिसे आप कहेंगे इंटीग्रल ऑपरेटर, जिसकी मीनिंग होगी इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सिमिलरली यदि आप इसे यूज करते हैं साइन ऑफ इंटीग्रल डॉट डॉट डी टी, जिसकी मीनिंग होगी इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी. यहां हम जिस फंक्शन को लेंगे, मान लीजिए आप उस फंक्शन को एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इस फंक्शन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जिसे लिखेंगे आप dx. dx नहीं लिखे तो इसकी कोई मीनिंग नहीं है. यह बताता है कि किसके अकॉर्डिंग आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं. क्लियर? तो फंक्शन एफ एक्स इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक न्यू फंक्शन फाइंड होगा आपको जिसे आप लिख रहे हैं कैपिटल एफ एक्स. ये इस स्मॉल एफ एक्स का जो कैपिटल एफ एक्स आपने राइट किया है, ये इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ एक्स. इस एफ एक्स की वैल्यू चेंज होती चलेगी. डिफरेंट टाइप के आपके पास फंक्शन होंगे. हम जो आज कलेक्शन कर रहे हैं इसकी स्टडी आपने 11th में नहीं किया है, मगर इसकी स्टडी टोटली आप 12th में कर रहे हैं. यानी मैथमेटिक्स की न्यू ब्रांच इंटीग्रल कैलकुलस.
डिफरेंशियल कैलकुलस का बेसिक नॉलेज आपने 11th में देखा था। अभी इसके प्रीवियस जो चैप्टर था जिसको आप डिफरेंशियल कैलकुलस दैट मीन्स डिफरेंशिएशन कहते हैं, उसकी स्टडी किया है। डिफरेंशियल कैलकुलस के दैट मीन्स डिफरेंशिएशन के जो फार्मूले आप लोगों ने लर्न किया है वो फार्मूले इंटीग्रल पढ़ने के लिए बहुत मस्त हैं। पहले वो कन्फर्मेशन में चाहिए डिफरेंशिएशन के टोटल फार्मूले और डिफरेंशिएशन की टोटल प्रोसेस। अब आप जो पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में जिस फंक्शन को आप इंटीग्रल कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं ये यहाँ बताया जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा लिखा है फंक्शन t का है और t के अकॉर्डिंग इंटीग्रल है, तो हो सकता है कि ये फंक्शन आपको t के अकॉर्डिंग ही फाइंड होगा। इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन एफ टी विथ रिस्पेक्ट टू t दैट मीन्स डी टी विच इज इक्वल, ये फंक्शन आपको फाइंड हुआ है एफ टी। फंक्शन आपको जिस फंक्शन का आप इंटीग्रल कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको अगर t वेरिएबल में है तो आपको t में ही मिलेगा, x वेरिएबल में है तो x में मिलेगा। ये बेसिकली आज आप जो कलेक्शन कर रहे हैं वो इंटीग्रेशन की टोटल स्टडी के लिए, दैट मीन्स ये इंटीग्रेशन, इसके बाद पढ़ेंगे आप हार्डर इंटीग्रेशन, उसके बाद ये दोनों मिलकर के इनडेफिनिट इंटीग्रल कहलाता है। इंटीग्रेशन दैट मीन्स सिंपल इंटीग्रेशन जो आज स्टार्ट कर रहे हैं, अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद हार्डर इंटीग्रल, और हार्डर इंटीग्रल के बाद ये दोनों मिलकर के ये होगा आपके पास इनडेफिनिट इंटीग्रल। उसके बाद आप पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रल, और फिर डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ने के बाद में आप डेफिनिट इंटीग्रल का जिस पार्ट में यूज करेंगे दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल के अकॉर्डिंग आप आगे चलते चलेंगे। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों को कंबाइन करके जब आप एक न्यू चैप्टर की स्टडी करेंगे कैलकुलस में, उसे कहेंगे आप डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कंप्लीट नॉलेज चाहिए। डिफरेंशिएशन का नॉलेज आपके पास मिल चुका है, आप नॉलेज अब इंटीग्रल कैलकुलस का देखेंगे। अब मेन पॉइंट आपके पास है, जैसे हमने आपको बताया, ये कहलाता है साइन ऑफ इंटीग्रल। ये बताता है डीएक्स कि किसके अकॉर्डिंग आप इंटीग्रल कर रहे हैं। दैट मीन्स ये टोटल मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसे आप कहते हैं इंटीग्रल ऑपरेटर, जिसकी मीनिंग है इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसकी मीनिंग है इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टी। डी टी की मीनिंग है विथ रिस्पेक्ट टू टी। अगर डी यू लिखा होगा तो विथ रिस्पेक्ट टू यू। आप जिस फंक्शन को ले रहे हैं उस फंक्शन का किसके अकॉर्डिंग इंटीग्रल कर रहे हैं, ये है आपके पास मेन पॉइंट। हमने लिया है फंक्शन एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स, इसका इंटीग्रल कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डीएक्स की मीनिंग है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसमें हमको एक न्यू फंक्शन फाइंड हो रहा है जिसे आपने लिखा है कैपिटल एफ एक्स। इस कैपिटल एफ एक्स को इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन स्मॉल एफ एक्स। हर इंटीग्रल के बाद जो न्यू फंक्शन मिलता है आप उसमें एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट की एडिंग करेंगे। ये ऑर्बिटरी कांस्टेंट की एडिंग करते रहे अपन देखेंगे। इस फंक्शन की भी आपने इंटीग्रल किया है, इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी, ये स्मॉल एफ टी है, जिसकी वैल्यू आपको एक न्यू फंक्शन, वो भी टी का ही फंक्शन है जिसे आपने कैपिटल एफ टी लिखा है, और एक ऑर्बिटरी इंटीग्रल कांस्टेंट। जब भी आप इंटीग्रल करेंगे कुछ क्वेश्चन में जिस स्टेप में आप इंटीग्रल कर रहे हैं वहां एक आपको ऑर्बिटरी इंटीग्रल कांस्टेंट ऐड करेंगे, दैट मीन्स वो कंप्लीट रिजल्ट कहलाता है आपका। ये फंक्शन आपका चेंज होते रहेगा। मान लीजिए आपके पास जो फार्मूलेटेड चल रहे हैं उसमें फंक्शन जो
एफ एक्स है उसकी वैल्यू मान लीजिए एक्स रेज टू एन है, इसका इंटीग्रल कर रहे हैं तो आपने लिखा है डी एक्स, फंक्शन एक्स का है, एक्स के अकॉर्डिंग इंटीग्रल कर रहे हैं आप, दैट मीन्स फंक्शन एक्स रेज टू एन, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एक्स रेज टू एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी एक्स टू द पावर n प्लस 1। ये फर्स्ट फार्मूला है आपका जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये बेसिक नॉलेज था आपके पास में जो यहां तक आपने देखा है पहले। इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एक्स रेज टू एन dx, जिसकी मीनिंग है फंक्शन एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसकी वैल्यू मिलेगी आपको x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। मगर इसके लिए कंडीशन होती है कि n की वैल्यू वेयर n नॉट इक्वल -1, क्योंकि -1 n की वैल्यू होगी तो डेफिनेट है कि -1 प्लस 1 जो डिनोमिनेटर का पार्ट आएगा वो बन जाएगा आपके पास 0, और किसी भी क्वांटिटी की अपान में अगर 0 है दैट इज कॉल्ड अनडिफाइंड क्वांटिटी। डिफाइंड क्वांटिटी नहीं होती वो, डिनोमिनेटर में अगर 0 है जिसे आप इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं दैट मीन्स वो आपको अनडिफाइंड क्वांटिटी फाइंड होती है। क्लियर? इस सिचुएशन में ये कंडीशन आपने लिखा है, हर इंटीग्रल वाले पार्ट में आपको एक आर्बिट्ररी इंटीग्रल कांस्टेंट ऐड करते हुए चलना है। मान लीजिए आप इंटीग्रल के सिचुएशन में चल रहे हैं, अभी आपका ये फर्स्ट फार्मूला है x टू द पावर n। मान लीजिए n की वैल्यू आपके पास -1 हो जाए, तब इसका इंटीग्रल आप कैसे करेंगे? इस फार्मूले से नहीं होगा, जबकि हमने बताया कि n की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं होगी, दैट मीन्स n नॉट इक्वल -1। एक इंटीग्रल कांस्टेंट की आपने एडिंग भी किया है। हमने स्टार्टिंग पे ही आपको बताया कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। दैट मीन्स जैसे आपने फर्स्ट में देखा था इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ एक्स dx विच इज इक्वल फंक्शन कैपिटल एफ एक्स, ये कहलाया था आपके पास इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। तो ऐसे ही x टू द पावर n का आपने इंटीग्रल किया, एक न्यू फंक्शन आपको फाइंड हुआ है जिसे आपने लिखा है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये जो न्यू फंक्शन मिला है आपको, ये न्यू फंक्शन ये इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन x रेज टू n। यहां जो मैंने आपको बताया अभी कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आपने डिफरेंशिएशन में स्टडी किया है डिफरेंशियल फार्मूलों की, जिसको देखा था आपने x रेज टू n का डिफरेंशिएशन, जिसको आपने फाइंड किया था n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये फार्मूला आपने डिफरेंशिएशन में कंप्लीटली पढ़ चुके हैं और आपको लर्न भी है। डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन x रेज टू n, डी बाई डी एक्स की मीनिंग है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ द फंक्शन x रेज टू n। इसको डिफरेंशिएट करने पर जो न्यू फंक्शन फाइंड हुआ है आपको, जिसे आप डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं, वो फाइंड हुआ है आपके पास n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। अभी आपने जो इंटीग्रल वाला पार्ट यहां फाइंड किया है, अगर आप इसे डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसके अकॉर्डिंग आपने इंटीग्रेशन किया है उसी के अकॉर्डिंग यदि आप इसे डिफरेंशिएट करें, ये है आपके पास इंटीग्रल पार्ट जो आपको फाइंड हुआ है। इस पार्ट को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इस फार्मूले का आप यूज करेंगे। ये फार्मूला है आपके पास डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n, डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिलता है आपको n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। क्लियर? जो इंटीग्रल वाला पार्ट हुआ है, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे लिखा है आपने डी बाई डी एक्स, तो फाइनली आप फाइंड करेंगे 1/n+1 इज द कांस्टेंट टर्म। इसे आप रिमूव कर लेंगे डिफरेंशियल ऑपरेटर से, और फिर x⁴n+1 को आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ लिखा है n+1 और इस फार्मूले में था n, ये था n इंटू x⁴n-1। जब इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इन प्लेस ऑफ n हियर n+1, x⁴n+1 -1, ये सिचुएशन आ गया। और आपने पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ द कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ द कांस्टेंट, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स सी इज अ कांस्टेंट, चाहे आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो चाहे पर्टिकुलर कांस्टेंट हो। ईच कांस्टेंट के लिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको फाइंड होता है 0। जब कैलकुलेशन करेंगे आप n+1 कैंसिल, -1+1 ये कैंसिल, तो फंक्शन आपको कैलकुलेशन के बाद मिलेगा x⁴n, यानी जो आपको इंटीग्रल वाला पार्ट फाइंड हुआ था उस पार्ट को उसी के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग आपने इंटीग्रल किया है, यदि आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको वो फंक्शन फाइंड हो जाएगा जिसका आपने इंटीग्रल किया है। इसीलिए कहते हैं हम कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। हर क्वेश्चन में आप चलेंगे इसको बेस लेकर के, जो आपको अभी बेसिकली नॉलेज मिला है, जिसमें आपके साथ डिफरेंशिएशन भी चलते जाएगा। ये फर्स्ट फार्मूला आपको फाइंड हुआ है। अगर आपने यहां पर देखा है कि अगर n की वैल्यू -1 है, ऐसी कंडीशन में आपका इंटीग्रल इस फार्मूले से नहीं होगा, बल्कि इसका अदर सिचुएशन आप देखिए, इसे लिख सकते हैं x⁴ को 1/x dx। अभी जो आपको नॉलेज दिया गया है, इंटीग्रल तब ही पढ़ सकते हैं आप जब आपके पास डिफरेंशिएशन का कंप्लीट नॉलेज हो। डिफरेंशिएशन अगर आपका क्लियर नहीं है तो इंटीग्रेशन पढ़ने में आपको फिर दिक्कत जाएगी। अभी आपने कंडीशन लिया उसी फार्मूले को जिसको हमने बताया था, अगर n की वैल्यू -1 है तो उस फार्मूले से इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। अब आप सोचिए, जैसे अभी हमने बताया था कि ये 1/x जो यहाँ लिखा हुआ है, ये एक्चुअलिटी में किसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। तो आपने डिफरेंशिएशन में देखा था डी बाई डी एक्स, आप इसको या तो log x लिखिए। बेस अगर क्लियर नहीं है तो अंडरस्टूड होता है कि बेस आपके पास e होता है, डी बाई डी एक्स लॉग बेस ex, जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको फाइंड होता है 1/x। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। जो 1/x फाइंड हुआ है, इसका आप कर रहे हैं इंटीग्रल, तो डेफिनेट है कि ये मिलेगा आपको log बेस ex। शॉर्टली से आप log x लिखते हैं। बेस अगर नहीं लिखा है तो बेस e अंडरस्टूड है। तो आपने क्या देखा, x⁴ -1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x⁻−1 को राइट कर सकते हैं 1/x। इंटीग्रल कर रहे हैं आप, इसका इंटीग्रल फाइंड होगा आपको log x। अगर आप log x को डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रल है, हमने अभी इसके पहले वाले फार्मूले बताया था, जो इंटीग्रल वाला पार्ट मिलता है जिसके अकॉर्डिंग आपने इंटीग्रल किया है, उसी के अकॉर्डिंग यदि इसे आप डिफरेंशिएट करें तो आपको वो फंक्शन मिल जाना चाहिए जिसका आपने इंटीग्रल किया है। क्लियर? मान लीजिए आप इस पार्ट में x⁻0 dx, x⁻0 को आप लिखते हैं 1 dx, जिसकी मीनिंग होगी ओनली dx। कई बार यह सिचुएशन आएगा, इसमें आपका x⁻n वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। x⁻n dx की मीनिंग है इंटीग्रल में x⁻n+1 अपॉन n+1। यहाँ n की वैल्यू है आपके पास 0, 0+1 दैट मीन्स 1, अपॉन में रहेगा 0+1 दैट मीन्स रहेगा 1, यानी x⁻1 की मीनिंग होगी ओनली x। यानी ये लिखा हो चाहे 1 dx लिखा हो या ओनली dx लिखा हो, इसका इंटीग्रल होगा आपके पास x। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको, क्योंकि ये इंटीग्रल वाला पार्ट है, इंटीग्रल वाले पार्ट को यदि आप डिफरेंशिएट करेंगे
तो आपको वही फंक्शन मिल जाएगा जिसका आपने इंटीग्रेशन किए हैं। और हर फार्मूले में ये अंडरस्टूड पॉइंट है कि एक आर्बिट्ररी इंटीग्रल कांस्टेंट ऐड करते हुए चलना है। ये प्योर इंटीग्रल कहलाता है। अगर आपने इंटीग्रल छोड़ दिया है कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक्चुअलिटी में कई बार ऑब्जेक्टिव सिस्टम में आपको इस पार्ट का इंटीग्रल पूछा गया और एक ऑप्शन में आपके पास log बेस EX है, एक ऑप्शन और लास्ट में आपके पास है log बेस EX में एक इंटीग्रल आर्बिट्ररी इंटीग्रल कांस्टेंट ऐड किया हुआ है। दैट मीन्स प्योर इंटीग्रल इन दोनों में ये होगा। यानी हर इंटीग्रल वाले पार्ट में आपको ध्यान देते हुए चलना है हर क्वेश्चन में कि आप एक आर्बिट्ररी इंटीग्रल कांस्टेंट की एडिंग करेंगे, तब वो कंप्लीट इंटीग्रल कहलाएगा आपका। यहां पर आप फार्मूले, नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे आप e टू द पावर x dx, जिसका आपने डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट देख चुके हैं और आपको लर्न भी है। इसका इंटीग्रल करेंगे तो आपको मिलेगा e टू द पावर x। e टू द पावर x को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको वही फंक्शन मिलेगा। ये इंटीग्रल है। इसमें आपके पास e टू द पावर x का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x आपको मिलेगा e टू द पावर x, और हर इंटीग्रल वाले पार्ट के साथ एक आर्बिट्ररी इंटीग्रल कांस्टेंट की एडिंग करते चलना है। ये फार्मूले से ही आप अगर चलेंगे तो आपकी हैबिट हो जाएगी हर क्वेश्चन में जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे तो उस इंटीग्रल वाले पार्ट में, क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं आप लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल के टू पार्ट, जिसमें एक सिंपल इंटीग्रेशन और इसके बाद पढ़ेंगे हम हार्डर इंटीग्रेशन। और सिंपल इंटीग्रेशन और हार्डर इंटीग्रेशन, इन दोनों को कंबाइन करके हम, यही लगभग क्वेश्चन रहते हैं। प्रोसेस थोड़ी चेंज होती है, जिसको आप कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल उसमें आप उसकी स्टडी करेंगे, तब ये जितना पार्ट आप सिंपल इंटीग्रेशन और हार्डर इंटीग्रेशन में करेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन फिर से रिपीट होंगे आपके पास डेफिनिट इंटीग्रेशन में। जब आप डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे तब आपको ये सारी चीजें एक बार फिर से रिपीटेशन में आएगी। दैट मीन्स आपका रिवीजन होगा। ये आप यहां से कंफर्मेशन में चलते जाइए। अभी जो आप फार्मूले पढ़े, फर्स्ट x टू द पावर n, n की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। अगर -1 है तो फिर इंटीग्रल चेंज, उस फार्मूले का उसमें यूज नहीं कर सकते। यहां लिखा है मैंने x टू द पावर 0, जिसकी मीनिंग है 1 dx, जिसकी शॉर्टली मीनिंग है dx। कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में इंटीग्रल आप dx आएगा, जिसका इंटीग्रल आप लिखेंगे x। उस क्वेश्चन में एक से अधिक फंक्शन होंगे। किसी क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें अलग अलग पार्ट के जो बेसिक फार्मूले भी आपको बताए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रल करेंगे। और एक ही आपको उस क्वेश्चन में एक से अधिक फंक्शन होंगे भी, मगर आपको एक ही आर्बिट्ररी इंटीग्रल कांस्टेंट की एडिंग करते भी चलना है। यहाँ पर आप जब चलेंगे, अभी जिस सिचुएशन में आप चल रहे हैं इंटीग्रल के अलग अलग टाइप के सिचुएशन मिलेंगे। अब ये है आपके पास e टू द पावर x, e इज अ पर्टिकुलर कांस्टेंट। अब हमने a टू द पावर x लिखा है, दैट मीन्स a इज कॉल्ड आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये इनडेफिनिट, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है a की, ये पर्टिकुलर है। e लाइज बिटवीन 2 and 3, द वैल्यू ऑफ e लाइज बिटवीन 2 and 3। a आर्बिट्ररी है, a की वैल्यू, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। कभी आप लिखेंगे 5 टू द पावर x, कभी लिखेंगे 10 टू द पावर x, यानी कांस्टेंट a की वैल्यू चेंज होती रहेगी। जबकि ये पर्टिकुलर कांस्टेंट है आपके पास e, जिसकी वैल्यू बिटवीन 2 and 3, ग्रेटर देन 2, लेस देन 3, ये पर्टिकुलर कांस्टेंट है। ये आपके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इसका डिफरेंशिएशन भी आपने पढ़ा है, क्योंकि अब आप देखेंगे a टू द पावर x dx का इंटीग्रल, a टू द पावर x अपॉन log बेस e है। और एक कांस्टेंट की तो एडिंग करनी ही है आपको। ये पार्ट आपने देखा था जब आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, तो डिफरेंशिएशन में a टू द पावर x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपने देखा था, a टू द पावर x एज इट इज, और इनटू में था आपके पास log बेस e a। यहां पर
ये पार्ट जो यहाँ इनटू में था डिफरेंशिएशन में, यही पार्ट अभी आपके पास यहाँ अपॉन में है। अगर इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग तो 1/log e है। ये तो आपका कांस्टेंट टर्म है, ये रिमूव हो जाएगा डिफरेंशियल ऑपरेटर से, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फार्मूला log e है, और जो अपॉन में 1/log e ये कॉमन निकलेगा, वो कैंसिल होकर आपको टोटली ये फंक्शन मिलेगा a⁴x। यानी जो पार्ट आपको इंटीग्रल में फाइंड हो रहा है उसी पार्ट को उसी के अकॉर्डिंग यदि आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये फंक्शन फाइंड हो जाता है जिसका आपने इंटीग्रल किया था। इस बात को आप ध्यान से देखिए और समझते जाइए। यहाँ 1 by 1 आपके पास में फार्मूले चलते जाएंगे, फार्मूले देखते जाएंगे, और इन फार्मूलों को अब डिफरेंशिएशन में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशियल कोफिशिएंट पढ़ा है। अब आपको यहाँ पर जितने फार्मूले भी आपने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रल फार्मूले भी पढ़ना है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, जिसके मीनिंग है इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा था आपने, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, जो आप लोगों ने पहले पढ़ चुका है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स विच इज इक्वल कॉस एक्स। बट इसका जब इंटीग्रल करेंगे आप, ये मिलेगा आपको माइनस कॉस एक्स। क्यों? क्योंकि अगर माइनस कॉस एक्स को यदि आप डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, और माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा आपको प्लस, दैट मीन्स आपको मिलेगा प्लस साइन एक्स। यानी जो पार्ट आपको फाइंड हो रहा है उसी पार्ट को उसी के अकॉर्डिंग यदि आप डिफरेंशिएट कर दें तो आपको वो फंक्शन मिल जाता है जिसका भी आपने इंटीग्रल किया है। जब इंटीग्रेशन हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन के बाद, तो जनरली एग्जाम में हम कंफ्यूजन में भी आते हैं, कई बार मिस्टेक भी कर देते हैं। जैसे आपने देखा कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये है आपके पास कॉस एक्स, और यहीं आप साइन एक्स का पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, जो कि मिल रहा है आपको माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स dx, अभी सिंपल फार्मूले हैं आपके पास में, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx, जिसकी वैल्यू मिलेगी आपको साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको फाइंड होता है cos x, यानी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये फंक्शन मिल जाना चाहिए। और हर इंटीग्रल वाले पार्ट के साथ एक आर्बिट्रेरी इंटीग्रल कांस्टेंट की आपको एडिंग करने की हैबिट होनी चाहिए। नहीं करते कोई दिक्कत नहीं है, कर देते हैं द बेस्ट। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx, आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, जिसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको फाइंड होता था सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां पर आपको सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल है वो फाइंड होगा 10x। क्योंकि 10x को जब डिफरेंशिएट करेंगे आप तो आपको वो फंक्शन मिलना चाहिए जिसका आपने इंटीग्रल किया है, और एक कांस्टेंट की एडिंग जो कि c आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उसकी आप एडिंग करते हुए चलिए। इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx, ये मिलेगा आपको माइनस कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये आपने पढ़ चुके हैं, ये आपको पता होना भी चाहिए। नहीं पता है तो पहले वो कंफर्म कर लीजिए आप उन फार्मूलों को, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, क्योंकि कॉट एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिलेगा आपको माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, और ये फंक्शन मिल जाएगा जिसका आपने इंटीग्रेशन किया है। इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू 10x dx लिखना मस्ट है, यही बताता है कि इस फंक्शन का आप किसके अकॉर्डिंग इंटीग्रल कर रहे हैं। ये अगर dx नहीं लिखा है तो उसकी कोई मीनिंग नहीं है। इसकी मीनिंग है द फंक्शन sec x इंटू 10x,
इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन sec x इंटू टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x dx की मीनिंग ये है। और ये रिजल्ट आपको पहले से पता है कि इसका इंटीग्रल मिलेगा आपको sec x, क्योंकि sec x को यदि आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको sec x इंटू टेन एक्स फाइंड होता है। ये पहले से ही आपके पास क्लियर है। एक कांस्टेंट की तो एडिंग आपको करते हुए चलना ही है। क्लियर? इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x dx, ये रिजल्ट मिलेगा आपके पास माइनस cosec x, क्योंकि cosec x को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस cosec x इंटू cot x फाइंड होता है। ये फार्मूले मस्ट है। एक इंटीग्रल कांस्टेंट की आपको एडिंग करते हुए चलना ही है। सी इज आर्बिट्ररी इंटीग्रल कांस्टेंट। यहां वन बाय वन जो फार्मूले आप देखते हुए चल रहे हैं, इसी फार्मूले में आपके पास आपने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना सीखे हैं, पढ़ना भी सीखे हैं, उनके फार्मूले भी आपने लर्न किया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के। ये पहले फार्मूले की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। ये फार्मूले की अगर लिस्ट आपके पास है तो डेफिनेट है कि आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है आपको 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स फंक्शन का आपके पास कंप्लीट नॉलेज है। डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड होता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहलाता है, जो आपने लिखा है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे आप डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स एक्स। यदि आप cos इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो cos इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में केवल साइन चेंज होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, केवल साइन चेंज हुआ है। जब आप इस पार्ट को इंटीग्रल करेंगे तो इसका एक इंटीग्रल वाला पार्ट आपको मिल सकता है साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स को यदि आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वो फंक्शन मिल जाएगा जिसका आपने इंटीग्रल किया है। अगर ये नहीं लिखना है तो इसका दूसरा भी सिचुएशन है, इसे आप लिख सकते हैं माइनस कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि माइनस कॉस इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आप लोग देख रहे हैं, माइनस साइन रहेगा और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन मिलेगा आपको प्लस, दैट मीन्स आपको यही फंक्शन मिल जाएगा। यानी इसके डबल इंटीग्रल आपके सामने फाइंड हो रहे हैं। आप ये लिख लें चाहे ये लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। और एक इंटीग्रल कांस्टेंट की तो एडिंग आपको हर फार्मूले के साथ लेकर चलनी है, ये हैबिट में डाल दीजिए। आप नहीं लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक्चुअल में आप जब स्टडी करेंगे और जब कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दो सेम दिखते हैं, बस डिफरेंस रहता है कि आर्बिट्ररी इंटीग्रल कांस्टेंट की एडिंग रहती है जिस ऑप्शन के साथ वो प्योर होता है। यहां पर आप 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे ही मैंने ये फार्मूला लिखा तो डेफिनेट है अगर आपके पास डिफरेंशियल कैलकुलस का बेस है, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन का आपके पास बेस है, तो आप खुद ही कह देंगे कि ये किसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट था। आप खुद ही कह देंगे कि सर ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट था tan इनवर्स एक्स का, तो दैट मीन्स इसका इंटीग्रल आपको मिलेगा tan इनवर्स एक्स। अगर ये नहीं चाहिए तो इसका सेकेंड फॉर्म भी है माइनस कॉट इनवर्स एक्स, क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर या तो ये लिख लें इसका इंटीग्रेशन, या तो आप ये लिख लें, दोनों राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/
एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। डिफरेंशिएशन के फार्मूले अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के आपके पास क्लियर हैं तो डेफिनेट है कि इसका इंटीग्रल आप लिखेंगे सेक इनवर्स एक्स, और अगर ये नहीं लिखना है तो एक और है आपके पास माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। इस पार्ट का ये आपके पास इंटीग्रल फाइंड हुआ है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अकॉर्डिंग आपने इंटीग्रेशन के फार्मूले देखे। जितने फार्मूले अभी आपने देखा है ये आज के लिए बहुत आवश्यक है कि पहले इनको लर्निंग प्रोसेस में आप ले लें, और जब ये लर्न हो जाए, जब इनको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, तब आपको काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी हेल्प मिलेगी। अभी हम कुछ बेसिक फार्मूलों की ओर चलते हैं। ये जो फार्मूले आप लोगों ने देखा है इंटीग्रेशन के, ये आपके पास राइटिंग में चाहिए। राइटिंग के बाद इसको पहले आप लर्निंग प्रोसेस में ले लीजिए, और जब ये पार्ट आपके पास किसी क्वेश्चन में दिखाई दे तो फिर इस फार्मूले को आप वहाँ पर अप्लाई कीजिए। मगर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं तब आपके पास एक ही क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप के फंक्शन आते हैं, अलग अलग बाइनरी ऑपरेशन के साथ आते हैं। तब आपको सोचना पड़ता है कि मान लीजिए आपके पास किसी फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट प्रोडक्ट में है, या ओनली कांस्टेंट का ही आपके पास इंटीग्रल है। पहले तो ये देख लेते हैं। तो पहले उस कांस्टेंट को आप इंटीग्रल साइन से रिमूव कर लीजिए और फिर dx लिखिए, और फिर उसके बाद इंटीग्रल कीजिए। बेसिक फार्मूले में मान लीजिए कांस्टेंट का किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन है। ये फंक्शन f(x) की वैल्यू, जितने अभी फंक्शन लिखे थे आपने, x टू द पावर n, e टू द पावर x, sin x, cos x, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग जो फंक्शन लिखा था आपने, वो कोई भी हो सकता है। और उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है और उसको आप इंटीग्रल करना चाहते हैं तो पहले कांस्टेंट को आप इंटीग्रल साइन से रिमूव कर लेंगे और फिर उस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास 5 इंटू एक्स टू द पावर 9 लिखा हुआ है, और ये कहा जाए कि आप इसका इंटीग्रल कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको 5 कांस्टेंट दिख रहा है जो फंक्शन x टू द पावर 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो पहले क्या करेंगे, बेसिकली नेक्स्ट स्टेप में उस कांस्टेंट टर्म को साइन ऑफ इंटीग्रल से आप रिमूव करेंगे, और उस फंक्शन को जिसे आप इंटीग्रेट करने वाले हैं उसे आप इंटीग्रेट कर लेंगे। 5 एज इट इज। अब इसमें जिस फार्मूले को आप अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल आप x टू द पावर n dx, जिसकी वैल्यू होगी x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। कंडीशन रहती है इसमें n इज नॉट इक्वल -1, ये -1 तो है ही नहीं है। जब इसको अप्लाई करेंगे तो x टू द पावर 9+1 अपॉन 9+1, और जहां पर आप इंटीग्रल करते हैं हर क्वेश्चन में आपको एक ऑर्बिटरी इंटीग्रल कांस्टेंट की एडिंग करते हुए चलना है। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या पाएंगे, 5 इंटू 9+1 जो अपॉन में लिखा है इसे 1/10 राइट कर सकते हैं, और ये x टू द पावर 10, 5 2 जा 10, फाइनली आपको मिलेगा 1/2 x टू द पावर 10। ये जो मिला है ये कहलाएगा इस फंक्शन का इंटीग्रल। ये फॉर एग्जांपल क्यों लिया मैंने कि अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो पहले उस कांस्टेंट को साइन ऑफ इंटीग्रल से रिमूव कीजिए और फिर उस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कीजिए जिस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपका वो फंक्शन दिया है। अब x टू द पावर 9 लिया है तो ये x टू द पावर n टाइप का फंक्शन है। हो सकता है कि 5 e टू द पावर x लिखा हो, तो 5 पहले साइन ऑफ इंटीग्रल से रिमूव करेंगे, फिर e टू द पावर x dx की वैल्यू कितनी है फार्मूले में देखेंगे, जिसकी वैल्यू आपके पास e टू द पावर x ऑलरेडी मिलेगी, तो 5 e टू द पावर x एज इट इज ही मिल जाएगा। ये अभी जो आप पढ़ रहे हैं ये सिंपल इंटीग्रेशन है। जो अभी आप पढ़ रहे हैं ये सिंपल इंटीग्रेशन है। सिंपल इंटीग्रेशन के बाद जब आप पूरा सिंपल इंटीग्रेशन सीख जाएंगे तो हार्डर इंटीग्रल पढ़ेंगे। सिंपल इंटीग्रल और फिर हार्डर इंटीग्रल, तो आप लोग ऐसा लगता है कि हार्डर इंटीग्रल, अब सिंपल इंटीग्रल इतना डिफिकल्ट,
तो फिर हार्डर इंटीग्रल कितना डिफिकल्ट। जबकि बेसिक क्या होता है, जो चीज़ सीखी जाती है वो वैसे ही हार्ड होती है, वैसे ही डिफिकल्ट लगती है। किसी चीज़ को अपन सीख रहे हैं, सीख जाते हैं तो फिर वो ईजी लगती है। तो ये सारी प्रोसेस हम हार्डर इंटीग्रल में जब यूज़ करेंगे तो हार्डर इंटीग्रल सिंपल इंटीग्रल से काफ़ी ईजी होता है। नाम हार्डर इंटीग्रल है मगर काम वैसा नहीं है, क्योंकि सीखने में जो हम अभी टाइम लगाएंगे, पूरी प्रोसेस जिसको आप सिंपल इंटीग्रेशन कहते हैं, इसमें बेस कंप्लीट हो जाए तो हार्डर इंटीग्रल तो इससे बहुत इजी पार्ट है। अब आप देख लीजिए कि मान लीजिए आपके पास डबल फंक्शन है, हम 1 और 2 के अकॉर्डिंग इसको ले रहे हैं। f1x का मतलब फर्स्ट फंक्शन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन और f2x का मतलब है सेकेंड फंक्शन। आप अलग अलग टाइप से उसको रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये भी फंक्शन x का है, ये भी फंक्शन x का है। f1 फर्स्ट फंक्शन, f2 दैट मीन सेकेंड फंक्शन, और बाइनरी ऑपरेशन में देख रहे हैं बिटवीन साइन है आपके पास प्लस। मान लीजिए आपके पास डबल फंक्शन एडिशन में है और उसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, दैट मीन्स इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो सिंपल है। इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन f1x, दैट मीन्स इंटीग्रेशन f1x dx, फिर प्लस साइन है तो प्लस साइन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन f2x dx, f2x मतलब सेकेंड फंक्शन। यहां पर साइन अगर मान लो माइनस है तो यहां पर माइनस हो जाएगा, प्लस है तो बिटवीन प्लस, माइनस है तो बिटवीन माइनस। इन्हें सेपरेटली उनका इंटीग्रल करेंगे, और इंटीग्रल करने के बाद तो मैंने आपको बताया कि ये कांस्टेंट की आपको एडिंग करनी पड़ती है। कांस्टेंट आप किसी भी टाइप से ले सकते हैं। मैंने उधर c लिखा था, मैंने लेमडा लिख दिया। लेमडा इज ऑर्बिटरी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हैं आप, और बताना पड़ता है कि ये है क्या, ऑर्बिटरी कांस्टेंट। अब मान लीजिए आपके पास ये बेसिक फार्मूले हैं जिससे आप इंटीग्रेशन करेंगे। ये अगर आपकी प्रोसेस में है तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम जाना ही नहीं है। यहां पर मान लीजिए आपके पास है फंक्शन f1x इंटू f2x, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन f1x, सेकेंड फंक्शन f2x, और दोनों फंक्शन को देख रहे हैं आपके मल्टीप्लिकेशन में है, प्रोडक्ट में है। दैट मीन्स अगर ऐसी कंडीशन आपके पास आए तो फिर आप कैसा करेंगे। आप जैसे ऊपर पढ़े थे प्लस और माइनस वाला, जनरली क्या करते हैं, आप मिस्टेक कर देते हैं, जबकि इसका बेसिक अलग है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रल इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए बेसिक फार्मूला क्या होगा, इसे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कहते हैं। दैट मीन्स इसमें फर्स्ट फंक्शन आपने चूज किया f1x, फिर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर माइनस साइन, मगर ये dx लिखना मस्ट है, क्योंकि ये बताता है फंक्शन तो x का है मगर किसके अकॉर्डिंग आप इंटीग्रल कर रहे हैं, dx, दैट मीन्स इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर साइन ऑफ इंटीग्रल देखिए आप, फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट में अगर टू फंक्शन है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर माइनस साइन, फिर इस इंटीग्रल साइन को थोड़ा सा हमने साइज में इससे बढ़ा लिया है। इसमें टू ऑपरेशन होते हैं। जो फर्स्ट फंक्शन आपने चूज किया है उसका डिफरेंशिएशन होगा इनटू जो फर्स्ट फंक्शन था, इस इंटीग्रल साइन के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और उनका फिर होगा ये मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो गया, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रल हो गया, ये दोनों का फिर करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करने से मिलेगा एक न्यू फंक्शन, और इस इंटीग्रल साइन के साथ फिर उसका करेंगे आप इंटीग्रेशन। ये कहलाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। टू फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, ध्यान देने योग्य फार्मूला है। जनरली जैसे ऊपर आपने प्लस और माइनस वाला लिए थे, आप ऐसी सिंपल वे में बीच में इंटू लगाकर दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। बेसिक है जिस पर आप इसको
कोई भी क्वेश्चन में आपके पास टू फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तो पहले डिसाइड करना पड़ता है। अब ये भी पहले हो सकता है, ये भी पहले हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उसके भी रूल्स आएंगे आपको। जब इसकी एक्सरसाइज आएगी तब आपको बताएंगे कि कौन पहला होता है कौन दूसरा होता है, उसके नियम है। क्योंकि यहाँ तो ऐसा है कि ये पहले लिख दिया जाए ये बाद में लिख जाए, तब भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ही है, किसको पहला माने किसको दूसरा माने, उसके लिए भी रूल्स आएंगे आपके पास। ये बेसिक है। जब इसकी एक्सरसाइज आएगी तब आपको बताया जाएगा कि टू फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में अब इसमें से कौन सा फर्स्ट आपको लेना पड़ेगा, उसके रूल्स हैं, वो आपको बताए जाएंगे। तो यहाँ देखा हमने इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, दैट मीन्स फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर माइनस साइन और फिर इंटीग्रल साइन जो लिए, इस इंटीग्रल साइन में डबल ऑपरेशन होंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन, और इसके कैलकुलेशन से जो मिलेगा न्यू फंक्शन उसका फिर से करेंगे इस इंटीग्रल साइन के साथ इंटीग्रेशन। डबल प्रोसेस है। तो ये जो फार्मूले अभी आपने देखा आज के लिए, इतना आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। जब इतने फार्मूले आप आज कंप्लीट कर लेंगे तो इन फार्मूलों की एप्लीकेशन हम कल पढ़ेंगे। ओके, क्लियर? थैंक्स।